बाबा किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैपिंग बम और नरेश मीणा का बढ़ता हुआ प्रभाव, आरएस एसोसिएशन के दो चेहरे, सरकार ने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली की नियुक्ति कर दी और कांग्रेस के नेताओं के बुरे हाल। इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। जो मैं कह रहा हूँ सुन नहीं रहा क्या? अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना? अरे थोड़ा पीछे हो यार। फोन टैपिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। फोन टैपिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरे 5 साल युवाओं में निराशा, असंतोष, हताशा का वातावरण रहा कि हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की और एसआईटी का रिजल्ट आया। एसआईटी का 264 अपराधी बनने हैं, 264 बनने हैं और अभी आने वाला है। चिंता मत करिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आने वाला है और कई लोग आने वाले हैं, कई लोग आने वाले हैं। राज बदलेगा, हम जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे। कल जब बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने एक सभा में यह कहा कि सरकार मेरी जासूसी करवा रही है, मेरा फोन टैप करवा रही है, 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। इस बात को लेकर जैसे ही आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा सीधा आरोप लगाकर उनसे इस्तीफे की मांग कर ली। वहीं जब शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना बजट भाषण देने के लिए आए, तब पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दो की रट लगाए रखी। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये भूल जाते हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, उस समय सचिन पायलट और उसके समर्थक विधायकों की फोन टैपिंग का मामला गरमा रहा था। तब अपनी सरकार में अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा था क्या? नहीं मांगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की विधानसभा में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। कॉमेडी सर्कस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन सवालों के जवाब आप विपक्ष में होकर सत्ता में बैठी हुई पार्टी से पूछते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब जब आप सत्ता में थे और विपक्ष आपसे मांग कर रहा था, तब आपके मुंह में जमा हुआ दही ये बात साबित करता है। वहीं जब आज बजट भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद में कांग्रेस राज के दौरान हुए पेपर लीक में कितने लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारियां अब भी बाकी हैं और भी बहुत सारे घोटाले कांग्रेस पार्टी के निकल कर आएंगे, सबकी कुंडलियां मेरे पास में हैं। तब मुझे लगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से फोन करके पूछ लेना चाहिए था कि क्या मैं इसको विधानसभा में बोल सकता हूं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 4 से 5 साल तक कांग्रेस राज से टकराते रहे, सरकार की लाठियां खाते रहे, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में सड़कों पर रहे। कांग्रेस सरकार को नाको चने चबवाने का काम जिस डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया, उसी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सरकार बनने के बाद में इस तरीके से घेर घोट दिया जाता है जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेर घोट कर हरा दिया जाता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की हालात भी वैसी है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुखर आवाज के धनी है, उसके पास में लोगों की ताकत है, इसलिए वो सरकार से डरने के बजाय सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत जुटा लेते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस सवाल को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछ रहे थे, क्या यही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इन्हीं की सरकार के दौरान हुए सचिन पायलट और उसके समर्थकों को फोन टैपिंग की जिम्मेदारी और इस पर जवाब दे सकते हैं?
वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पेपर लीक को कांग्रेस काल का सबसे बड़ा घोटाला, महाघोटाला बता रहे हैं, क्या उस महाघोटाले को उजागर करने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सहसम्मान अपने साथ रख पाए? लेकिन ऐसा राजस्थान की सियासत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आरएस एसोसिएशन के दो चेहरे देखने को मिले। एक चेहरा तब देखा हमने जब नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। तब पूरी आरएस एसोसिएशन को ऐसा लगा जैसे उनकी अस्मत पर, उनकी अस्मिता पर कोई सवाल या निशान खड़ा कर गया हो या उनका कोई चीर हरण कर ले गया हो। पूरी आरएस एसोसिएशन शाम होते होते एकजुट होती है, सरकार पर प्रेशर बनाया जाता है। पूरे समरावता गांव को सरकार प्रेशर में आती है और सरकार ने पूरे समरावता गांव को रात भर कूट दिया। कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोगों के हाथ टूटे, पैर टूटे, कितनी गाड़ियां जली, कितने घरों को तोड़फोड़ किया गया, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन एक एसडीएम जब एक ऑन ड्यूटी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर को पुलिस के हवाले करने की धमकी देते हैं, तब आरएस एसोसिएशन के मुंह में दही जम जाता है। वही आरएस एसोसिएशन जो एक थप्पड़ के बाद में एग्रेसिव होकर सरकार को पलट देने की धमकी दे रही थी, वही आरएस एसोसिएशन खामोशी की एक लंबी चादर ओढ़कर सो जाती है। आरएस एसोसिएशन के हौसले इसलिए भी बुलंद है क्योंकि दूध की रखवाली करने के लिए सरकार ने बिल्ली की नियुक्ति कर दी है। अक्टूबर 2024 में कोटा में एसीबी के जिस आईएएस अधिकारी पर रेड पड़ी राजेंद्र विजय पर, उसकी बात कर रहा हूं। अक्टूबर 2024 में जिस आईएएस राजेंद्र विजय पर कोटा के संभागीय आयुक्त रहते हुए एसीबी की रेड पड़ती है, कई करोड़ों की संपत्ति उजागर होती है, कई बैंक लॉकर मिलते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति के कागजात मिलते हैं, गहने मिलते हैं, जिसको सरकार ने निलंबित कर दिया था, उसी आईएएस राजेंद्र विजय को सरकार ने विभागीय जांच आयुक्त बनाकर बैठा दिया। आरएस एसोसिएशन इसी के भरोसे चलती है क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों के बीच में अधिकारी भी एक नेक्सस के रूप में काम करते हैं। जब एक अधिकारी की बात आती है तो सारे अधिकारी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब एक आम आदमी की बात आती है तब सबके मुंह में दही जम जाता है। एक खामोशी की लंबी चादर ओढ़कर सोने के लिए चले जाते हैं। क्या उस आरएस एसोसिएशन ने तब सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जब कोई आरएस अधिकारी रिश्वत लेता हुआ गिरफ्तार होता है, जब कोई आरएस अधिकारी किसी ऑन ड्यूटी ईमानदारी से कर्तव्य कर रहे एक डॉक्टर को पुलिस से पकड़वाने की धमकी देता है, या फिर जब कोई किसी आरएस अधिकारी के घर पर इनकम टैक्स की या एसीबी की रेड पड़ती है, क्या तब आरएस एसोसिएशन सार्वजनिक रूप से माफीनामा भेजती है और ये कहती है कि अगर ऐसे अधिकारियों को हम हमारी जमात में शामिल नहीं रखेंगे? लेकिन ऐसा नहीं करती क्योंकि बहाना यह बनाया जाता है कि जब तक जांच चल रही है तब तक वो व्यक्ति, वो एसडीएम या वो आरएस अधिकारी निर्दोष है। नरेश मीणा की बढ़ती हुई ताकत, गांव-गांव में लगते हुए उसके होर्डिंग और पोस्टर, बड़ी-बड़ी उनके समर्थन में सभाएं ये साबित कर रही हैं कि जो नरेश मीणा अब से कुछ दिन पहले अपने लिए एक टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट देने लायक नहीं समझा, आने वाले समय में जिस तरीके से नरेश मीणा की ताकत बढ़ रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी मिलकर हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में कमाल करेगी। और जो नरेश मीणा एक टिकट के लिए दर दर भटक रहे थे, नेताओं के सामने हाथ जोड़ रहे थे, वही नेता आने वाले समय में नरेश मीणा को अपने साथ रखने के लिए मजबूर होंगे और उन समर्थकों को टिकट दिलवाने में भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि नरेश मीणा की लोकप्रियता इस बात से लगाई जा सकती है कि हजारों गांवों के बाहर नरेश मीणा के समर्थन में बड़े बड़े बोर्ड लगने लगे हैं। 25 फरवरी को नरेश मीणा के समर्थन में जयपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 लाख लोग नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जयपुर की तरफ कूच करेंगे। उस तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की राजनीति अब नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल के इशारे पर तय हो सकती है, क्योंकि जो कॉकटेल गुजर और मीणा आने के बाद बनने लगा है उसका पूरा असर आपको 2028 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
लेकिन एक बात जो मैं बता देता हूं कि जब मैं कांग्रेस के पुराने विधायकों के, जो अब विधानसभा में नहीं हैं, उनके घर के सामने से गुजरता हूं तो उड़ती हुई धूल और कबूतर के घोंसले मुझे यह बताते हैं कि सत्ता कभी भी किसी की सगी नहीं होती। सत्ता का साहित्य यह है कि जब तक आप पद पे हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां आपके दर के बाहर खड़ी मिलेंगी, हजारों लोग आपसे मिलने आएंगे, लेकिन सत्ता के जैसे ही आप बाहर होते हैं, लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं और उन लोगों की जगह कबूतर अपने घोंसले बनाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब ऐसा ही करने लगे हैं जैसा कांग्रेस राज के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेकिन क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मना लिया जाएगा या फिर बाबा जो अपनी स्वभाव के अनुसार काम करते हैं बगावत करेंगे और अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? ये आने वाले समय के कई सवाल हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।